जुडिशरी को भी अब चाहिए अपने फैसले मेरिट पे करें, कोई सिस्टम की डिरेलिंग की बात ना करें। ये भी एक डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी वाली जुडिशरी नहीं होनी चाहिए। ये अहम बात आपने की कि जुडिशरी को भी करना पड़ेगा, लेकिन चीफ जस्टिस ने बड़ा क्लियरली कह दिया था कि वो किस साइड पे खड़े हुए हैं अगर कोई गैर आईनी कदम करने की कोशिश की जाती है। मुझे तो वैसे देखिए ना, ये इन्होंने भी फरमाया और आपको पता है आर्मी चीफ ने भी कहा कि हम कोई मिलिट्री टेक ओवर करने का ख्याल नहीं। सभी ने कहा मुझे बुनियादी तौर पर लॉ स्टूडेंट की हैसियत से इस पर एतराज है। क्यों एतराज है? देखें, आर्टिकल 6 उठा के देख लें, ये छोड़ दे माजी में क्या होता रहा। आर्टिकल 6 का जो सब आर्टिकल 1 है वो ये कहता है कि मिलिट्री टेक ओवर नहीं हो सकता, जो करेगा वो ऑफेंस है और उसकी सजा फांसी। दूसरी बात, जो 18वीं तरमीम, सुन बीबी, नहीं सुन ले, नहीं बीबी देखें, अब वक्त बहुत बदल चुका है। आप देखें ना, ये 1958 भी नहीं है, ये 77 ही, इस बात को हम मान जाए। दूसरी बात, 18वीं तरमीम के बाद सब आर्टिकल 2 आया है। सब आर्टिकल 2 ये कहता है कि अगर किसी ने टेक ओवर किया, आप वैलिडेट नहीं करेंगे, अगर आप वैलिडेट करेंगे तो आप भी उसी जुर्म के। तो अगर मिसाल के तौर पर अगर ये कहा जा रहा है कि हम वैलिडेट नहीं करेंगे, भाई ये तो आइन में लिखा है। देखिए, मैं तो आइन को ज्यादा अहमियत देता हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी जो बात करती है वो हमेशा आइन को इंटरप्रेट करती है ना, हवा में तो बात नहीं कर। तो मेरे नजदीक जो अहम बात है वो सब आर्टिकल 1 और 2 ऑफ आर्टिकल 6 से। मैं कहता हूं ये बात कहने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये बातें कहती हैं, आर्मी चीफ अगर बार बार कहता है, तो भाई इसका मतलब है आपको डाउट है कि आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं कर रहे। या किसी और को डाउट नहीं, जिस किसी को भी है। मैं कहता हूं ये डिबेट खत्म होनी जानी चाहिए, ये बात ही नहीं होनी चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर भी तो ये कहते हैं ना, जनाब ये कुछ होने वाला है। भाई देखिए, खुदा के लिए आप ये बातें मत करें। अगर आइन वाकई इस मुल्क में मौजूद है और आइन को कुरान पाक के बाद हम मानने वाले हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि ये जो है, ये बयान देना जो है वो उस आर्टिकल्स के बारे में शक शुबात पैदा करते हैं। इस आर्टिकल के ऊपर नहीं शक को शुबात होना चाहिए। जमाल अगाई साहब मुझे ज्वाइन करें, पाकिस्तान तहरीक। वेरी वार्म वेलकम टू यू जमाल अगाई साहब। बहुत शुक्रिया जी। बहुत इंटरेस्टिंग स्पीच थी इस हवाले से कि बड़े दिनों से उसका इंतजार किया जा रहा था। बीमारी के बाद पहली दफा सदर साहब बोले हैं, मगर नून लीग की निस्बत आप लोगों के ऊपर उन्होंने ज्यादा तनकीद किया। आप क्या कहते हैं सदर साहब की तकरीर के बारे में? जी, मैं समझता हूँ कि सदर साहब की जो तनकीद थी वो हमारे ऊपर ज़रूर थी, लेकिन उससे बढ़कर उनकी तनकीद उस अदलिया के ऊपर थी जिनको वो अपना मातहत बनाना चाहते हैं। वो समझते हैं कि अदलिया जो है वो उनकी एक गुलाम अदलिया होनी चाहिए, मातहत अदलिया होनी चाहिए। उनको शायद इस बात का इल्म नहीं कि अदलिया एक बहुत अहम ऑर्गन ऑफ द स्टेट है, वो स्टेट का मातहत इदारा नहीं है। उन्होंने तो चीफ जस्टिस साहब के ऊपर बाकायदा कड़ी तनकीद की और उन्होंने उनसे पूछा कि जी आप क्यों नहीं पकड़ रहे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के कातिल। मैं जानना चाहता हूं कि सदर जरदारी साहब बताएं कि मोहतरमा के आखिर कातिल कौन है जिनको वो पकड़वाना चाहते हैं। सदर जरदारी साहब को तो अच्छी तरह इल्म है कि उनके कातिल कौन है, खुद वो इतने अरसे से सदर हैं, उनकी हुकूमत बरसरे इख्तिदार है, तो वो बताए ना कि आखिर वो क्यों नहीं पकड़े। हम भी जानना चाहते हैं कि मोहतरमा के शहीद कौन है। वो माजी में ये बात फरमा भी चुके हैं कि कातिल कौन है, और फिर उसके बाद आज 4 साल बाद आकर कह देना कि सब कुछ कोर्ट के पास है। आप भी समझते हैं कि वो मातहत बनाना कातिल को पकड़ना अदलिया का काम नहीं है, एग्जीक्यूटिव का काम होता है। एग्जैक्टली। तो इसमें आप एग्री करेंगे जमाल लगाई साहब की बात से? नहीं, जमाल लगाई की ये बात दुरुस्त है। आज उन्होंने ये कहा है कि अदालत जो है मेरे अंडर में नहीं है। इसका मतलब है कि वो ये चाहते हैं कि अदालत हमीद डोगर की हो, जो उनके अंडर में हो, जिससे वो लोगों को नाअहल भी करार दिलवा सके आसानी से। और आज तक ज़रा सी तनकीद नहीं की। एक ऐसी अदालत जिसके बारे में ये फैसला हुआ कि वो अदालत थी ही नहीं, वो ठीक थी इनके लिए। लेकिन जिस अदालत को बेनज़ीर ने यह कहा, आज मैं बेनज़ीर के हवाले से इसलिए कहना चाहता हूँ कि आज 4था साल है उनको। उन्होंने कहा काश अदलिया मेरे अंडर में होती, काश मेरे ख्वाहिश का इजहार, वो तड़प है ना अंदर। उन्हें आदत डोगर की पड़ी हुई है, हमीद डोगर की। तो भाई ये तो अदलिया आज़ाद अदलिया है ना, और जो आज़ाद मुल्क होते हैं उनमें अदालतें आज़ाद होती हैं। ये बनाना रिपब्लिक में इस तरह से होता है जो आज जरदारी साहब ने बात की है कि आप उनका फैसला माने या ना माने, कर तो ये वही काम रहे। 18 फैसले नहीं माने। अब भी जो उन्होंने कहा है उस पर लेटर अगर ये लिख देते तो कोई हरज तो नहीं था। मेमो गेट पे क्यों नहीं लिखा? कोई उन्होंने पेश होने को तो नहीं कहा था, लेकिन चूंकि
वो इस अदलिया को बहाल नहीं करना चाहते थे, बहालत मजबूरी बहाल करना पड़ा, इसलिए उसके ये अदलिया को तस्लीम ही नहीं करते। लेकिन जमाल गाई साहब, उसमें ये भी तो हो सकता है माजी में भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ साजिशें हुई हैं, वाकई एक साजिश हो और उसी का वो इजहार इसी तरीके से करें कि वो कहें आप टॉक शोज में भी मत जाएं, आप बात भी ना करें और अगर जाना है तो सिर्फ 101 जाए। हो सकता है इसलिए खदशात हो, इसीलिए बार बार उन्हें ये भी लगे कि हर तरफ से क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी, जैसे कि जस्टिस साहब ने कहा। आप एग्री करते हैं इस बात से? देखिए जी, मैं तो एक ही बात जानता हूँ फरिया, और वो ये है कि इनकी टोटल नाअहली रह गई है। इनकी करप्शन की दास्तानें तकरीबन अब हर महकमे में रकम हो चुकी हैं। हज स्कैंडल से लेके हर किस्म का स्कैंडल। एक हज स्कैंडल का मैंने इसलिए तज़किरा किया कि ये एक ऐसा एक फरीज़ा इस्लाम है जो हर मुसलमान अपनी टोटल अपनी सेविंग्स करके वो अदा करते हैं। इन्होंने हाजियों को भी नहीं बख्शा। तो मतलब है कि इनके इतने स्कैंडल्स हो गए। लेकिन वो कह रहे हैं तब्दीली आपके सुनामी से भी नहीं आने वाली, बल्कि उन्होंने कहा सुनामी नहीं जुनामी है। अब ये मुझे नहीं समझ आई, ये इसका क्या मतलब है, शायद आप समझा दें मुझे। मैं समझता हूँ कि सुनामी के मायने से ये अभी तक सही मायनों में आश्ता नहीं हो रहे। सुनामी जो है उन करप्ट हराम खोरों के लिए ये सुनामी साबित होगी। ये उनकी तबाही मचाएगी जिन लोगों ने पाकिस्तान के लोगों को गरीब से जहांगीर बदर साहब मिल गए हैं। अब बिस्मिल्लाह करके मैं लेती हूँ पीपल्स पार्टी का हमें मौक़िफ़ मिल रहा है तो उनसे बात कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम जहांगीर बदर साहब। वालेकुम जी। जहांगीर बदर साहब, एक तो आज के दिन के हवाले से हमारी तरफ से भी कंडोलेंसेज, मगर सदर साहब ने काफी बड़ी बातें की हैं। तो वो कह रहे हैं कि तमाम जो कसूर है वो अब चीफ जस्टिस को बताना चाहिए। बीबी के कातिल कौन है? आप तो कह चुके हैं परवेज मुशर्रफ कातिल है, आपका ऑन रिकॉर्ड बयान है। तो आप भी अब सदर साहब को बता दें कि कौन कातिल है। चीज ये है कि आज सदर साहब ने जो स्पीच की है बहुत अच्छी और पॉलिसी स्टेटमेंट है। उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि जो 1 to 1 बैठ के बात करनी है। मैं अगर उतार दूंगी तो मुझे आपकी आवाज नहीं आएगी, इसलिए मैंने लगाया हुआ ये। तो नहीं, उन्होंने कहा ये 1 to 1 बात करनी है और इसमें जो भी एंकर हो उसके साथ करनी है। आप मुझे दावत दे 1 to 1 बुला ले, सब चीजों का जवाब दे दूंगा। लेकिन ये बात वाकई जो है दुरुस्त साबित हुई बाद में, जब मैंने ये कहा कि परवेज मुशर्रफ कातिल है, तो फिर लोग तो बात मेरी कही जो है मीडिया पे आप ही जो है इसको रद्द करती थी और फिर आ गई रिपोर्ट। मैंने तो कभी रद्द नहीं किया इस बात को। मुशर्रफ साहब की पार्टी कहती है आप बार बार साबित करने की कोशिश कर रही है कि वो कातिल है। मैंने ये भी नहीं किया कभी। वैसे फिर जब यूएनओ की रिपोर्ट आ गई उसके बाद उन पे पर्चा भी हो गया, फिर उनकी जो है मफरूद भी करार दे दिया गया उनको, फिर उनकी जो जायदाद है उसकी भी कुर्की आ गई। तो इस तरह सीरीज ऑफ इवेंट लीगली जो आए हैं, उन जो बातें मैं टेलीविजन, आई एम द ओनली एंड द फर्स्ट पर्सन जिसने ये कहा था कि ये कातिल है। तो लेकिन सदर साहब चीफ जस्टिस साहब से क्यों कह रहे हैं कि वो कातिल पकड़ कर दें? जी, चीफ जस्टिस साहब से क्यों कह रहे हैं कि वो कातिल पकड़ कर दें? देखिए, मैंने अर्ज किया कि आप मुझे बुला के ये कहें। थर्ड पार्टी सिटिंग मैंने बहस में आज के दिन शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को आज खराज हकीकत पेश करने का दिन है। ये लोग इनके पाँव में बैठे होते थे, अपनी आंखों से देखा, आज उसको खराज हकीकत ही पेश किया जाए तो बेहतर है। लेकिन तो सदर साहब ने बात की है ना, मैंने तो नहीं की। जहांगीर बदर साहब, अब माजरत आप तमाम मेहमानों से कि वो कह रहे हैं बस उनसे 1 on 1 ही बात करनी है। तो मेरे दूसरे मेहमानों से अगर मैं बीच में बात करके फिर आपके पास आ जाऊं, आपसे 1 on 1 ही रहूंगी मैं। जहांगीर बदर साहब, मुझे आप बुला के करें 1 on 1, ये तो ऐसे। तो फिर जो आज का एक मुकद्दस दिन है, तो फिर जमहूरियत कहाँ गई जहांगीर बदर साहब? जमहूरियत में तो सबका मौक़िफ़ सुनते हैं, अगर आप ही का मौक़िफ़ सुनना है। ये मुकद्दस दिन है कि एक इतनी बड़ी लीडर ने अपनी जान का नजराना जो है ये पाकिस्तान के अवाम के हकूक के लिए, जमहूरियत के लिए कुर्बान कर दिया। तो आज इधर उधर मैं लोगों से उलझना नहीं चाहता। इनके तो मेरे पास कईयों के डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं, जब चाहे आपको डॉक्यूमेंट पेश कर देंगे, यहाँ पे मसला ही कोई नहीं। कईयों के नैब में केस पड़े हुए हैं जो कभी मुशर्रफ ने खोले नहीं थे, उनके साथी थे, उनके भी पेश कर देंगे। लेकिन आज के दिन ना ये मुझसे ये
आज के दिन ना पूछे, लेकिन हम तो पूरे 4 साल से यही सवाल मैं पूछ इनके रहे हैं, हक में एक बात करूं आज के जलसे में। देखें, बीबी शहीद का ताल्लुक भी उससे बना है। इनके हक की बात इस वक्त आज ये हुई है कि एतजाज़ अहसन ने एक बात कही है, इशारा किया है कि ये जो पाकिस्तान के अवाम जो बीबी शहीद के नाम पर और भुट्टो साहब के नाम पर वोट देते हैं, उनके बारे में भी कुछ सोचा जाए। ये एक पॉजिटिव बात है। अगर ये पॉलिसी स्टेटमेंट यही था तो ये बहुत अच्छा लगा। तो मैं ये कहता हूँ इसमें बीबी की रूह को भी सुकून मिलेगा, और वो जो बीबी ने जो कुर्बानी दी है तो वो भी किसी के काम आएगी। वो जो एक स्टेटमेंट है कि लोगों के बारे में सोचा जाए और जो प्रॉब्लम्स हैं वो हाईलाइट हुए हैं, मुझे इस बात से सच्ची बात है खुशी हुई है। लेकिन मुशर्रफ साहब, आप क्या समझते हैं बीबी के कातिल तलाश करने में क्या मसला है? खुद कह रहे हैं वो कि उन्हें तो पूरा यकीन है कि परवेज मुशर्रफ साहब भी कातिल हैं।